नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बिहार संसद इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों 18 अक्टूबर की जो तारीख संभावित दी गई है और इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास 30 दिन का दोस्तों समय और बचा है। इसलिए आपको इस 30 दिन में लगातार जो है अपना रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहना है, मैथ और रीजनिंग पर भी आपको लगातार जो है ध्यान देना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट का जो है 14वां हमारा ये सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सेट होता है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं जरूर बताइएगा। PDF भी जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस वेद में सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। बात करें कि अथर्ववेद की, तो देखिए अथर्ववेद जो था सबसे अंतिम वाला वेद है, यानी कि चौथे नंबर का वेद था। हमारा पहला वेद कौन सा होता है? जो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसके बाद हमारा आता है यजुर्वेद दूसरे नंबर पर। यजुर्वेद देखिए इसमें गद्य में भी लिखा गया है, काव्य में भी लिखा गया है। जो एक है कृष्ण यजुर्वेद और यह है शुक्ल यजुर्वेद, ये 2 भागों में बटा हुआ है। इसके अलावा हमारा तीसरा वेद सामवेद होता है और चौथा वेद जो हमारा ये है अथर्ववेद है। तो जो हमारे पहले 3 वेद होते हैं, इन तीनों वेदों को जो है वेद त्रयी कहा जाता है और जो अथर्ववेद है ये चौथा वेद है, इसे हम अलग रखते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यानी कि कौन सा जो मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सोम देवता को कौन सा जो है मंडल समर्पित है? सही आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। जो 9वां मंडल है वो पूर्ण रूप से सोम देवता को जो है समर्पित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है यहाँ पर राइट है। देखिए, आपको पता है कि जो ऋग्वेद है इसमें प्रमुख देवताओं की स्तुति ही की गई है और इसमें सर्वाधिक स्तुति किस देवता की गई है? तो इंद्र की जो स्तुति है सर्वाधिक की गई है ऋग्वेद में। तीसरा प्रश्न देखिएगा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो देखिए, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी यह औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में जो है प्रकट हुई थी। किसके शासनकाल में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। देखिए, जो कनिष्क था ये कुषाण वंश का शासक था और यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, कुषाण का शासनकाल था ये, और इसी के समय में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय में? कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी जम्मू कश्मीर के कहाँ पर? कुंडल वन में। जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, प्रथम शताब्दी में। तो ये भी बात आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र जो थे अध्यक्ष थे। कौन? वसुमित्र, नाम याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए, जोग प्रपात शरावती नदी पर है, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है कि डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही नहीं है। जो दूध सागर प्रपात है ये बाराही नदी पर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे? तो देखिए, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवक। जीवक जो थे बिंबिसार के दरबार में चिकित्सक थे और ये भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसे प्रश्न बनता है कि बिंबिसार के राज वैद्य कौन थे? ऐसे भी प्रश्न बनता है कि बिंबिसार के राज्य वैद्य कौन थे? तो भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवक जो थे बिंबिसार के राज्य वैद्य थे। यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिएगा, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती कहाँ से? तो जो भारत की सर्वाधिक जो वर्षा होती है, मुख्यतः वर्षा होती है, वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। कहाँ से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है होती है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला देखिए 7वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RK षणमुखम चेट्टी। देखिए, यहाँ पर सेठी नहीं यहाँ पर बल्कि चेट्टी होना चाहिए। RK षणमुखम चेट्टी ने जो है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किया था। अब देखिए, यहाँ पर बजट की बात है तो आपको कोई 2-3 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी। जो बजट का प्रावधान है 112 में, देखिए ये बजट है, लेकिन हमारे संविधान में जो है बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है बजट के लिए, और यह अनुच्छेद 112 में रखा गया है। देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था RK षणमुखम चेट्टी ने। तो बात रही गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? यानी कि स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 के बाद इन्होंने पहले पेश किया था। और 26 जनवरी 1950 में भारत गणतंत्र हुआ।
तो गणतंत्र होने के बाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आप यहाँ से नाम याद रखिए, जॉन मथाई। गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था जॉन मथाई ने पेश किया था, और स्वतंत्र भारत का आर.के. षणमुखम चेट्टी ने। बात करें कि भारत में सर्वाधिक बजट अब तक किसने पेश किया है, तो आप नाम याद रखिए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने जो है अब तक सर्वाधिक 10 बजट जो है पेश किए हैं, जिनमें से 8 पूर्ण बजट और 2 जो थे वो अंतरिम बजट थे। दूसरे नंबर पर आते हैं पी चिदम्बरम, जिन्होंने कुल मिलाकर जो है अब तक 8 बार जो है बजट पेश कर दिया है। तो ये भी बातें आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। 8वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो ये प्रश्न आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने नंदवंश के शासक घनानंद को, किसे? नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित करने के बाद ही जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नंदवंश के शासक को पराजित करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, पुस्तक स्वप्न पास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जो स्वप्न पास पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा कुलश्रेष्ठ ने जो है स्वप्न पास नामक पुस्तक लिखी है। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए 10वां प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबर होता है ये किसका बहुलक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइसोप्रीन का जो है बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। बात करिए कि प्राकृतिक रबर का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो थाईलैंड, आप नाम याद रखिए, थाईलैंड में जो है प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कर्नाटक में, कहाँ पर? भारत के कर्नाटक में जो है रबर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। दोनों पॉइंट याद रखना है आपको। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जैसे हम हिंदी में दक्षेस कहते हैं, दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन। देखिए इसमें कुल मिलाकर 8 देश हैं। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। आप यहाँ से याद रखिए MBBS PAIN, MBBS पेन। अब देखिए पेन होता तो हम कहाँ जाते हैं? MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं। आप याद रखिए एम से क्या हो गया? एम से हमारा हो गया मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। देखिए इस एम का मतलब मालदीव है। म्यांमार को इसमें आप मत काउंट करिएगा, क्योंकि जो म्यांमार है वो आसियान का सदस्य है, सार्क का सदस्य नहीं है। और देखिए इसमें कहीं भी सिंगापुर का नाम नहीं आया। सिंगापुर जो है तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंगापुर जो है सार्क का सदस्य नहीं है। बात करें कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पर? नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय है। अब बात करें कि सिंगापुर किस समूह का सदस्य है, तो मैंने भी आपको बताया कि आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का जो सदस्य है वो सिंगापुर है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो ये भी बात आपको याद रखना है। 12वां प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप है ये किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से संबंधित है। जो प्रिंस ऑफ वेल्स खेल है, कप है, यह गोल्फ से संबंधित है। तो अगर आपने यहाँ पर डी ऑप्शन चुना है तो आपका जवाब जो है राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न की अंगोरा ऊन की प्राप्ति किससे होती है? जो अंगोरा ऊन होती है इसकी प्राप्ति किससे होती है? तो सही आंसर हो जाएगा खरगोश से। अंगोरा ऊन की जो प्राप्ति होती है वो खरगोश से होती है। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा 13वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो अन्य ऊन होते हैं वो भले हमें भेड़ और बकरियों से मिल जाए, लेकिन जो अंगोरा ऊन होता है यह खरगोश से हमें प्राप्त होता है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा राज्य दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले बात तो आप यहाँ पर याद रखिए कि जो विश्व का 60% जो जूट होता है, पूरे विश्व के 60% जूट का जो उत्पादन होता है भारत में ही होता है। और पूरे भारत में जो जूट का उत्पादन होता है उसमें से 75 यानी कि 75% जो जूट का उत्पादन होता है वह पश्चिम बंगाल से होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? तो बिहार। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बिहार है, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में जो है कपास का जो है जूट का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। कहाँ पर? बिहार जो है हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 15वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात जो है कही गई है? तो देखिए मैंने पहले आपको बता दिया कि जो बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है प्रयोग किया गया है। तो देखिए जो हमारा बजट जो है इसका वर्णन किस में है?
अनुच्छेद 112 में जो है इसका वर्णन किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो देखिए 110 में जो है वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है, 280 में जो है वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद जो 360 है यहाँ पर वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद जो हमारा 360 होता है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, 280 में वित्त आयोग, और अनुच्छेद 10 में जो है वित्त विधेयक जो धन विधेयक होता है इसको परिभाषित किया गया है। तो हमारा यहाँ पर चारों पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। 16वां प्रश्न की आपराधिक मामले जो होते हैं यानी कि जो क्रिमिनल मामले होते हैं वह किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए जो भी आपराधिक मामले होते हैं वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस पर कानून राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है। बात करें कि तीनों सूचियाँ किस अनुसूची में रखी गई हैं, तो 7वीं अनुसूची में जो है तीनों सूचियाँ जो है रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है रखी गई है। 17वां प्रश्न देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह किसने प्रस्तुत किया था? तो बिल्कुल जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 18वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान सभा में जो थी कुल महिला सदस्यों की संख्या जो थी वह 15 थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 महिला सदस्य जो थी वह भारतीय संविधान सभा में शामिल थी। अगला देखिए 19वां प्रश्न, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सदस्यों की अर्हताओं और को कौन निर्धारित करता है, यानी कि जो उनकी योग्यताएं होती हैं, अर्हताएं होती हैं, निर्धारित कौन करता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संसद। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होती हैं उनकी अर्हताओं का जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। और बात करें कि वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 280 में जो है वित्त आयोग का वर्णन हमारे संविधान में जो है किया गया है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी? यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है इसे मृत पत्र की संज्ञा किसने दी थी? मृत पत्र की संज्ञा दी थी भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को जो है मृत पत्र की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है बिल्कुल राइट कर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो यहाँ पर बात पूछी गई कि किस भाग में केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। जो भाग 11 है इसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो अगर आपने यहाँ पर बी चुना है ऑप्शन, तो आपका जवाब इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जनन के प्रकार होते हैं? तो देखिए लैंगिक जनन का प्रकार है, अलैंगिक भी जनन का प्रकार है, और विखंडन में जो है जनन का प्रकार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 22वें का? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं तीनों जो है जनन के ही प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा डी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? देखिए ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है कि नाम इसमें प्रकाश दिया होता है और इसमें वर्ष भी दिया है, तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी होती है? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दूरी का इकाई होती है। यानी कि जो खगोलीय दूरियां होती हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह, यानी कि जो अंतरिक्ष में खगोलीय दूरियों के मापन के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई का प्रयोग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह दूरी की इकाई है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न कि एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? जो एनीमोमीटर होता है इसे क्या मापा जाता है? तो पवन का वेग मापा जाता है। क्या मापा जाता है? पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में प्राप्त होने वाली भौतिक राशि क्या है? तो देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो प्राप्त होने वाली भौतिक राशि है वो हमारी हो जाएगी द्रव्यमान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 26वां प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी करने का जो है प्रावधान किया गया है? 2019 में जो है उच्चतम न्यायालय में कुल जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो कितनी करने का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 34 जो है करने का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश को लेकर बाकी अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो भी है जो शामिल है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 34। और बात करें यदि कि हमारे इसमें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है,
तो जस्टिस जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जो है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और बात करें कि हमारे वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो देखिए हमारे देश में जो है वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की संख्या जो है 25 हो गई है, क्योंकि जो अमरावती में है देश का 25वां जो है हाई कोर्ट बन गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 27वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है। तो किस राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा जो सादिया ब्रह्मपुत्र नदी पर है इससे धुबरी को जोड़ा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए जो बी है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि जो हमारा नेशनल वाटरवे 2 है इसके द्वारा सादिया से जो है धुबरी को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम तीनों ऑप्शन की बात करें, देखिए जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इससे यह जो है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 3 है वह कोल्लम से कोट्टापुरम को जोड़ता है। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है यह काकीनाडा से पुदुचेरी को जो जोड़ता है। तो ये आपको चारों राष्ट्रीय जलमार्ग जो है याद रखने हैं। 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भाखड़ा नंगल जो परियोजना था यह सतलज नदी पर बिल्कुल सही है। देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसी में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा दिया है कि हीराकुंड परियोजना महानदी पर, ये बिल्कुल सही है। और चौथा देखिए हिडकल जो परियोजना है घाटप्रभा नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन केवल गलत है। देखिए जो उकाई परियोजना है यह चिनाब नदी पर नहीं है, किस नदी पर है, जो उकाई परियोजना है यह ताप्ती नदी पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखिए उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो करेक्ट दिए गए हैं, तो आपको सी को जो है देखना है, ये जो है असत्य दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, उकाई जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। 29वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। देखिए जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था तो जो बिहार में कृषक थे उनका नेतृत्व किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है बिहार में कृषकों का जो है नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अब देखिए यहाँ पर बात है नागरिकता की, तो पहले आप याद रखिए जो हमारा भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 है इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। भाग जो 2 है 5 से अनुच्छेद 11 तक, इसी में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। कहाँ से किया गया है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। देखिए हमारे जो देश में नागरिकता का प्रावधान है यानी कि जो एकल नागरिकता है, हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता। और जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है, तो यूके यानी कि ब्रिटेन से जो है हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया, ये आपको याद रखना है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में हमारे मूल अधिकार लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। और भाग 6 में हमारा क्या है, भाग 6 जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है इसमें राज्य के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है, रिवाइज जरूर करते रहिएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। देखिए मैंने अभी आपको देखा कि जो हमारा भाग 2 है संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, इसी में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। यानी कि संविधान में दिया हुआ है तो इस पर जो संशोधन का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, संसद के पास होगा। तो नागरिकता संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो किसके पास होगा, संसद के पास होगा। 31वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32वां देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो देखिए भारत में एकमात्र राज्य ऐसा जहाँ पर समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, तो ये सिर्फ गोवा में लागू है। कहाँ पर लागू है, गोवा में लागू है। बात करें कि यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो डीपीएसपी। देखिए जो डीपीएसपी हमारे अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में रखे गए हैं, उन्हीं में से 44वें अनुच्छेद 44 में जो है, किसमें, आर्टिकल 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का जो है वर्णन किया गया है और यह गोवा में लागू है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध में कब हुई थी। तो देखिए जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के, इनकी जो मृत्यु थी श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध में कब हुई थी, 1799 में हुई थी। कब हुई थी, 1799 में। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा होता है। तो कौन सा रोग इसमें से जो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी, निमोनिया।
निमोनिया जो है जीवाणु द्वारा होता है, जबकि खसरा, पोलियो और ये सभी जो है विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। कौन से द्वारा? विषाणु द्वारा होते हैं, जबकि निमोनिया जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा होता है, ये सभी वायरस द्वारा होते हैं। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी प्रभावित रहती है? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए घनत्व जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 36वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने जो है सर्वाधिक नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था। यह तुगलक वंश का शासक था और इसने जो है नहरों का निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। 37वां प्रश्न कि खो खो खेल में कितने क्रॉस लाइन होते हैं? जो खो खो होता है इसमें कुल कितने क्रॉस लाइन होते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खो खो में कुल मिलाकर जो है 8 क्रॉस लाइन होते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए पहला हम पढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है। पहला ही देखिए गलत है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो है जी का मान घटता है, बढ़ता नहीं है। दूसरा दिया है, पृथ्वी से ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। सही है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ये भी सही है। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, ये भी सही है। देखिए सिर्फ पहला ऑप्शन गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो ये है ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो है जी का मान घटता है, बढ़ता नहीं है, ये आप याद रखना है। अगला देखिए 39वां प्रश्न, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें जो है परमाणु क्रमांक कहते हैं। और देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्न में से किस अयस्क से किया जाता है? जो हमारा एल्युमिनियम होता है इसका निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? पहला बॉक्साइड, कोरंडम या फिर फेल्सपार। तो देखिए तीनों जो हैं एल्युमिनियम के अयस्क हैं और इन तीनों के द्वारा जो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न वीडियो में हमने कुल 40 प्रश्न देख लिए दोस्तों, आपने कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।